इटालियन शहरों का उत्थान यूरोप के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था, जिससे जन्म हुआ रेनेसां का। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। तो इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि हमने देखा उसके पहले रोमन एम्पायर में, तो रोमन एम्पायर में हमने देखा 3rd सेंचुरी आते आते क्या होता है, धीरे धीरे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 3rd 4th सेंचुरी आते 5th सेंचुरी तक धीरे धीरे पूरा रोमन साम्राज्य डिक्लाइन कर जाता है। उसके बाद हमने अगला चैप्टर पढ़ा है हमारा 3 ऑर्डर्स, कि कैसे फ्यूडलिज्म का राइज होता है, कैसे सामंतवाद की शुरुआत होती है, पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म फैल रहा है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 14th सेंचुरी आते आते ये फ्यूडलिज्म भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। और 14th सेंचुरी के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं वही चेंजेस आज हम इसमें पढ़ेंगे, कि कैसे धीरे धीरे हमारी सोसाइटी, कैसे इटालियन से इटली जो सिटी है वहीं से शुरुआत होती है रेनेसां की, पुनर्जागरण की, लोगों के विचार प्रैक्टिकल होने लगे, लोगों को नए विचार आने लगे। जितनी भी पुरानी कुरीतियां चल रही थी, जो चर्च या क्लर्जी क्लासेस का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, लोग उनसे सवाल करने लगते हैं चर्च से। इसी के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इससे चर्च की पावर कम होने लगती है। So, from the 14th century to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. अब देखो धीरे धीरे क्या होने लगता है, शहर बनने लगते हैं, लोगों के विचार लिबरल होने लगते हैं, लोगों के नए नए थॉट्स आने लगते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी धीरे धीरे हो जाती है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, 14th-17th सेंचुरी में टाउन्स बनने लगते हैं, एक अर्बन कल्चर की शुरुआत होती है, किसकी, शहरीकरण की शुरुआत होती है, अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है। एक रूरल सोसाइटी से वो किस में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, अर्बन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। पूरे यूरोप में अर्बन कल्चर स्टार्ट हो गया है। टाउन्स पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज्ड देन रूरल पीपल। और जितने भी लोग टाउन्स में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो अपने आप को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते थे उनसे ज्यादा अपने आप को क्या मानने लगे, सिविलाइज्ड मानने लगे। टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन थे जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम बिकेम सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे कि वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, ये सभी के सभी टाउन्स या सिटीज कहाँ पे हमारे, इटली में है। ये सभी की सभी कहाँ पर है, हमारे इटली के कंट्री में पाए जाते हैं। वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, दे ऑल बिकम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। यहाँ आर्ट और लर्निंग की धीरे धीरे क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेट। अब देखो और कैसे, जो रिच क्लास लोग होते थे, जो मर्चेंट्स लोग, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपदा होती थी, वो क्या करते थे, इन लोगों को पैट्रोनाइज कर लेते थे, आर्टिस्ट लोगों को पैट्रोनाइज कर लिया करते थे, इनको संरक्षण दिया करते थे। तो ये 14th से 17th सेंचुरी में कैसे धीरे धीरे चेंज आने लग रहा है, अर्बन सिटीज बन रहे हैं, शहरों में आकर लोग रह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, आर्किटेक्चर बन रहे हैं, जो मर्चेंट क्लास है, रिच क्लास पीपल है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये पैट्रोनाइज कर रहे हैं आर्टिस्ट को। उसके बाद हम देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। और देखो और क्या चेंज आने लगते हैं, प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो जाता है। किस चीज का इन्वेंशन होता है, प्रिंट कल्चर आ जाता है, प्रिंटिंग की शुरुआत हो जाती है। एट द सेम टाइम मेड बुक्स and prints available to many people including those living in a distant towns or countries। तो दूर दूर के क्षेत्रों तक, जो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, दूर दूर तक इस प्रिंटिंग कल्चर की वजह से क्या हो जाता है, ये प्रिंट कल्चर, बुक्स वगैरह बनने चालू हो जाती है, और दूर दूर के लोगों तक जानकारी या इंफॉर्मेशन फैलने लगती है। किस वजह से, प्रिंटिंग कल्चर की वजह से, प्रिंटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो देखो कितने सारे चेंजेस 14 to 17th सेंचुरी आने लग रहे हैं। A sense of history also developed. A sense of history also developed in Europe, and the people contrasted their modern world with the ancient one of the Greek and Romans। देखो अब धीरे धीरे लोग अपने इतिहास को जानने की इच्छा रखते हैं, भाई जितनी भी मतलब उनका इतिहास है कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, कहीं ना कहीं उसकी जानकारी किसी न किसी लोग के पास होगी। उन्हीं बुक्स के द्वारा लोग धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करने लगे, उनको उनके इतिहास के बारे में पता लगा कि उनका कैसे, कि ग्रीक और रोमन्स लोगों का जो उनका इतिहास होता था बहुत प्राचीन समय में, जो रोमन साम्राज्य डिक्लाइन कर गया है, उन्होंने उसके इतिहास को जानने में भी लोगों में धीरे धीरे क्या इंटरेस्ट आने लगा, उनको रुचियां आने लगी। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग कल्चर और हमारे ये आर्टिस्ट वगैरह, इन सभी लोगों ने धीरे धीरे मिलकर क्या हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लगे। इसी वजह से इनके कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी में क्या आने लगा, चेंज आने लगा।
रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर देम हिमसेल्फ। अब देखो, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो अपने हिसाब से वो रिलीजन फॉलो कर सकता था सब लोगों के लिए। तो इटली में धीरे धीरे इसकी शुरुआत यही से होती है। तो अपने हिसाब से जो चाहे जो रिलीजन चूज कर सकता है, इस्लाम, क्रिश्चियन या व्हाटएवर दे वांट, है ना। उसके बाद आता है द चर्च अर्थ सेंट्रिक बिलीफ वाज ओवरटर्न्ड बाय साइंटिस्ट हु बिगेन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। अब देखो धीरे धीरे साइंटिस्ट आने लगते हैं, सोलर सिस्टम की स्टडी करने लगती है। तो जो इसके पहले जो अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था, अर्थ सेंट्रिक बिलीफ क्या था, जो चर्च ने बताया था, चर्च के लोगों ने बताया था, फादर लोग जो पादरी वर्ग के लोग हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थ के चारों तरफ सभी के सभी प्लैनेट घूमते हैं और अर्थ उसके क्या है, सेंटर में है। इसको बोलते हैं अर्थ सेंट्रिक बिलीफ, जो पहले बताए गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगती है, साइंटिफिक स्टडी करने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने लगते हैं, जिस वजह से क्या पता लगता है, सन सेंट्रिक हमारे पास क्या जाता है, हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक बिलीफ फिर बाद में चेंज आने लगते हैं। लोग बोलने लगते हैं, लोगों को पता लगने लगता है, लोगों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि सन जो है वो सेंटर में और अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नई नई डिस्कवरी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, लोगों के तर्क सम्मत विचार धीरे धीरे सोसाइटी में आने लग रहा है। इसी से शुरुआत होती है हमारे किसकी, पुनर्जागरण की, पुनर्जागरण या रेनेसां जिसे बोलते हैं। एंड न्यू ज्योग्राफिकल नॉलेज ओवरटर्न द यूरोसेंट्रिक व्यू दैट द मेडिटेरेनियन सी वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और पहले क्या बोला, माना जाता था कि जो मेडिटेरेनियन सी है ये पूरे वर्ल्ड के सेंटर में है, यूरोप जो है सबका सेंटर है, आर्थिक और पूरे प्लैनेट्स में क्या अर्थ ही सबसे सेंटर में। इस प्रकार के बिना फैक्ट के बेसिस पर, बिना कोई डिस्कवरी, बिना कोई इन्वेंशन के आधार पर केवल बोल दिया जाता था कि मेडिटेरेनियन सभी सागरों के बीच में है, मेडिटेरेनियन ही सब अर्थ का क्या है, सेंटर है। इस प्रकार की बातें पहले बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इन विचारों को ओवरटर्न कर दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, लोगों को फिर ये नई इंफॉर्मेशन प्राप्त होने लगी। There is a vast amount of the material on European history from the 14th century। देखो 14th सेंचुरी के बाद से हमको कितने सारे मतलब इनके रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं यूरोप के, कुछ प्रिंटेड बुक्स प्राप्त होती हैं, कुछ पेंटिंग्स भी हमें मिली हैं, अलग अलग स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह मिली हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं एक्सकेवेशन के द्वारा, कुछ टेक्सटाइल्स प्राप्त हुए जिन पर अलग अलग प्रिंटिंग, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, डिजाइंस वगैरह बनी हुई होती हैं। एंड मच ऑफ दिस हैज बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स। आर्काइव जहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, ग्रंथ वगैरह, किताब वगैरह रखे जाते हैं, आर्ट गैलरी में, म्यूजियम्स में, इन यूरोप एंड अमेरिका। और यूरोप और अमेरिका में इन सभी को क्या संरक्षित या संरक्षण इनका किया गया, इनको प्रिजर्व करके रखा गया, अलग अलग पेंटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिनसे हमें इनके इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि 14th सेंचुरी के बाद किस प्रकार के चेंज आने लगे थे सोसाइटी में, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, किसी भी प्रकार के चेंज हो सकते हैं। अब क्या होता है फ्रॉम द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी से क्या होने लगता है, हिस्टोरियंस यूज द टर्म रेनेसा। अब देखो 19th सेंचुरी में एक टर्म यूज होने लगती है, उसका नाम क्या है, रेनेसा। रेनेसा ऐसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण, लिटरली रीबर्थ, इसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म। रेनेसा मतलब क्या होता है, रीबर्थ या पुनर्जन्म, इसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म या पुनर्जागरण भी बोलते हैं। टू डिस्क्राइब कल्चरल चेंजेस। अब देखो रेनेसा का लिटरल मीनिंग क्या है, द कल्चरल चेंजेस ऑफ दिस पीरियड। कल्चरल चेंज, रेनेसा मतलब क्या होता है, कल्चरल चेंज। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या कल्चरल चेंज ही मतलब क्या होता है, रेनेसा। मतलब लोगों का कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा, विचारधारा, इन सब में धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं या परिवर्तन आने लगते हैं। द हिस्टोरियन हु एम्फेसाइज दीज मोस्ट वाज द स्विस स्कॉलर। जो स्विस स्कॉलर हुआ करते थे, स्विट्जरलैंड के क्षेत्र के जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, कौन उनमें से एक था, जैकोब बकार्ट थे एक, ऑफ दी यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल जो हुआ करती थी, वहीं के जैकोब बकार्ट थे। कौन, जैकोब बकार्ट। वो उन्होंने इस प्रकार के विचारों पर डिस्कवरी करी, इसका विचार आपने ये इस प्रकार के रेनेसां के विचार दिए, इन पर स्टडी किया। और उसके बाद क्या आते हैं, ही वाज स्टूडेंट। जैकोब बकार्ट कौन थे, स्टूडेंट ऑफ द जर्मन हिस्टोरियन, जो बहुत फेमस एक जर्मन हिस्टोरियन हुआ करते थे, लियोपोल्ड वॉन रैंके। लियोपोल्ड वॉन रैंके इनके कौन थे, स्टूडेंट हुआ करते थे। कौन, जैकोब बकार्ट, ये इनके स्टूडेंट हुआ करते थे, किसके, लियोपोल्ड वॉन रैंके के। लियोपोल्ड वॉन रैंके के हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, जो कौन थे, जर्मन हिस्टोरियन थे। तो रैंके क्या बता, रैंके इन्होंने क्या बताया, जैकोब बकार्ट को रैंके ने बताया, रैंके हैड टॉट हिम दैट primary concern of the historian was to write about states and politics using papers and files of the government department। देखो लियोपोल्ड वॉन रैंके ने क्या बोला कि हमको जो गवर्नमेंट वगैरह के जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, हमें जो भी एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं,
गवर्नमेंट के, उनके आधार पे हमको केवल उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार का राज्य बना है, किस प्रकार के साम्राज्य बना है, राजा ने किस प्रकार से रूल किया, केवल हमको उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जैकब बकार्ड आते हैं, वो उसको इससे मतलब इसके अगेंस्ट होते हैं, बोले कि नहीं मैं इससे डिससेटिस्फाइड हूँ। बकार्ड वाज डिससेटिस्फाइड विद दीज वेरी लिमिटेड गोल्स दैट हिज मास्टर हैड सेट आउट फॉर हिम। वह क्या बोलते हैं, टू हिम पॉलिटिक्स वाज नॉट ओनली टू बी एंड ऑल इन हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री वाज एज मच एज कंसर्न्ड विद द कल्चर एज विद द पॉलिटिक्स। वो ये बोलते हैं कि इतिहास को केवल हम एक ही नजरिए से नहीं पढ़ सकते कि इतिहास में किसी की राजनीतिक परिवर्तन को हम पढ़ लें, इसके पॉलिटिकल चेंज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को पढ़कर इतिहास पढ़ना ही नहीं है। इतिहास में हमको उनके कल्चरल डेवलपमेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, सोसाइटल डेवलपमेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफिकल चेंजेस किस प्रकार से आ रहे हैं इनको भी हमको पढ़ना चाहिए। और वो हमारे लियोपोल्ड वोल्डेंके क्या बोलते थे, केवल हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक नई प्रकार की शुरुआत करी कि हमको कल्चरल चेंजेस भी पढ़ना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट भी हमको सोसाइटी के पढ़ना चाहिए। अब इन 1860 ही रोट अ बुक। अब देखो 1860 में उन्होंने किताब लिखी था सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। उन्होंने किताब लिखी क्या, सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। किसने लिखी, जैकब बकार्ड ने। इन विच ही कॉल्स हिज रीडर्स अटेंशन टू लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर। देखो ह्यूमनिस्ट कल्चर की इन्होंने एक नई शुरुआत की, मानवतावाद की संस्कृति की शुरुआत करी। ह्यूमनिस्टिक कल्चर had flowered in Italian towns from the 14th to the 17th century। अब धीरे धीरे ह्यूमनिस्टिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है 14 से 17 सेंचुरी में, पूरे के पूरे कहाँ, इटली में। इसी पर बेस्ड क्या उन्होंने किताब लिखी सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली, जैकब बकार्ड ने। दिस कल्चर ही रोट, अब उन्होंने इस कल्चर के बारे में क्या लिखा, was characterized by new belief। उन्होंने क्या लिखा इस पर, कैरेक्टराइज्ड बाय न्यू बिलीफ, लोगों को नए नए विचार आने लगे। दैट मैन एज एन इंडिविजुअल वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स। बोले हमको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हमको चर्च वगैरह, क्लर्जी क्लासेस, किंग पर, या जो फ्यूडल सोसाइटी तुमने बनाई है, नोबल्स पर, इन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इंसान खुद में ही इतना कैपेबल है कि वो खुद से ही सारी चीजें उसकी वो कर सकता है, खुद से ही खुद के डिसीजन ले सकता है, खुद से ही खुद के निर्णय ले सकता है, और खुद से ही अपने अंदर क्या स्किल्स डेवलप भी कर सकता है। मैन अब किसी पर डिपेंड नहीं है। अब इस प्रकार के नए विचारों की शुरुआत हो जाती है कहाँ पर, हमारे इटली में, हमारे कहाँ पर, यूरोप में, कि व्यक्ति खुद से ही अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि वो अपनी स्किल्स खुद से डेवलप कर सकता है, अपने खुद के डिसीजन, अपने खुद के निर्णय स्वयं से ही ले सकता है। उसे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, फादर से उसके चीज के विषय में अपने सलाह लेने की जरूरत नहीं है। He was modern in contrast to medieval, a man who thinking has been controlled by the church। अब जैसे कि हमने देखा मेडिवल टाइम्स में चर्च वगैरह जो कंट्रोल कर रहे थे लोगों के दिमाग को, लेकिन अब वो व्यक्ति क्या हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, क्योंकि उसके पास क्या आ गए हैं, न्यू बिलीफ्स आ गए हैं कि व्यक्ति खुद से ही निर्णय ले सकता है। व्यक्ति के विचारधारा में, व्यक्ति के थॉट्स में क्या होने लग रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होने लग रहे हैं। अब वो चर्च से क्वेश्चन करने लग रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि अर्थ सेंटर में है, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक स्टडी देखी कुछ, उसके बाद हम आगे देखेंगे कोपरनिकस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन ने फिर अपनी थ्योरी दी। तो ऐसे धीरे धीरे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होते गए और सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आते गए। लोग तर्क सम्मत बात करने लगे, हर चीज के विषय में एविडेंस मांगने लगे चर्च से। इस प्रकार से न्यू बिलीफ सोसाइटी में डेवलप होने लगे। अब क्या होता है, रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी। देखो इटालियन सिटीज का रिवाइवल होता है, फिर से शुरुआत होती है। आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, many of the towns that had been political and cultural centers in the Italy fell into ruin। अब देखो रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन कर जाता है हमारे 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर जितने भी होते हैं इटली में, उनके धीरे धीरे क्या, उनको बहुत वे भी नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स होते हैं हमारे इटली में, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, वे भी क्या कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, कोई भी एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं रहती है। एंड द पोप कौन होता है, मतलब जो सभी जितने भी चर्च होते हैं उनका हेड होता है पोप। वो कहाँ पर बैठता था पहले, रोम में बैठता था। कहाँ पर बैठता था, रोम में बैठता था। पोप जो चर्च का सब सुप्रीम हेड होता है उसे बोलते हैं क्या, पोप। वो रोम में बैठता था पहले। तो धीरे धीरे क्या लगता है, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है तो सभी के सभी शहर जो होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह। तो वहाँ क्या होता है, कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं रहती। और जो पोप होते हैं, हु वाज सोवरेन इन हिज ओन स्टेट, वाज नॉट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर। अब धीरे धीरे पोप की पावर भी कम होने लग रही है,
क्या होने लग रही है यहाँ पे, इटली वाले क्षेत्र में पोप की पावर भी कम होने लगी है। While Western Europe was being reshaped by feudal bond and unified under the Latin Church, and the Eastern Europe under the Byzantine Empire and the Islam was creating a common civilization further west, Italy was weak and fragmented. अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, हमने देखा रोमन साम्राज्य डिक्लाइन करने लगता है, तो हमारा जो रोमन एम्पायर पहले हुआ करता था, तो हमारे वेस्टर्न रोमन एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहाँ पे फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो जाती है वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। यहाँ पे किस चीज की शुरुआत हो जाती है, फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो जाती है। हमने 3 ऑर्डर्स में देखा कि कैसे 5th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे यहाँ पे फ्यूडलिज्म राइज होता है, क्लर्जी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस और पीजेंट्री क्लासेस इस प्रकार से होते हैं। और वही हम क्या देखते हैं हमारे धीरे धीरे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में, यहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, इस्लाम का राइज होता है, इस्लाम का धीरे धीरे राइज होता है। वहीं पे हमारे बाइजेंटीन एम्पायर, जो हमारे ईस्टर्न रोमन एम्पायर को क्या बोलते हैं, बाइजेंटीन एम्पायर बोलते थे, बाइजेंटीन एम्पायर बोलते थे। यहीं पे धीरे धीरे इस्लाम का राइज होने लगता है, धीरे धीरे इस्लाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है। और क्या होता है, धीरे धीरे इटली वहीं पर क्या होता है, हमारा सबसे ज्यादा वीक और फ्रेगमेंटेड हो जाता है। इटली में इस प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं कहीं भी, इटली धीरे धीरे किस प्रकार से वीक और फ्रेगमेंटेड हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होता है। However, it was these very developments that helped in revival of Italian culture. अब धीरे धीरे कुछ अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं इटली में, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगते हैं, जिस वजह से इटली के कल्चर में क्या आने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। इटली का फिर से क्या हो जाता है, रिवाइवल हो जाता है। किस प्रकार के कल्चर आते हैं ये हम देखेंगे। ये हमारा इटली अलग अलग पार्ट से डिवाइड था। ये हमारा इटली का रोम है, फ्लोरेंस हमारा सिटी है, वेनिस, पाडुआ है, मांटुआ, वोल्गोना, इस प्रकार की जेनेवा, इस प्रकार की सिटीज हुआ करती थी हमारे इटली में। सो विद द एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड, अब देखो और क्या चेंज आने लगते हैं, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटीन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, द पोर्ट ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड। अब देखो हमारे मेडिटेरेनियन सी में ही तो हमने देखा, हमारा इटली कहाँ पर था, ये हमारा यूरोप का पूरा साउथ वाला क्षेत्र है, हम यहीं पे हमारा इटली, तो जितने भी मतलब बाइजेंटीन एम्पायर से अगर हमको ट्रेड करना है तो हमारा इटली क्या हुआ करता था उस समय, सब पोर्ट टाउन हुआ करता था, ये पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह यहीं पे हुआ करते थे, सारे शिप्स, पोर्ट्स वगैरह सब, जब जिसको व्यापार करना है वो यहीं के क्षेत्र में आते थे और उसके बाद यूरोप में क्या करते थे, एंटर करते थे। तो इस प्रकार से ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होने लगा बाइजेंटीन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज की वजह से। अब धीरे धीरे यहाँ पे यूरोप में, इटली में धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पोर्ट बन रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से रिवाइव होने लगती है पूरी की पूरी इटालियन कंट्री। फ्रॉम द 12th century as the Mongols opened up trade with China via the Silk Route and as a trade with the Western European countries also increased, Italian towns played a central role. अब देखो पूरा का पूरा हमने देखा कि मंगोल सिर्फ जितने भी हैं अटैक करते हुए अलग अलग क्षेत्रों को जीतते हुए जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं मंगोल चाइना वाले रीजन से, और धीरे धीरे यूरोप के क्षेत्र तक आते हैं और पूरा का पूरा क्या डेवलप कर देते हैं, सिल्क रूट डेवलप कर देते हैं। क्या डेवलप कर देते हैं, सिल्क रूट डेवलप कर देते हैं। और इसी रास्ते से सभी के सभी जितने भी व्यापारी हुआ करते थे यहाँ नॉर्दर्न रीजन से, भारत से, यूरोप के क्षेत्र से, और यहाँ से यूरोप तक आया करते थे। पूरा चाइना से लेकर यूरोप तक क्या डेवलप कर दिया, मंगोल्स ने सिल्क रूट डेवलप कर दिया, और सभी व्यापारी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अपना ट्रेड एंड कॉमर्स किया करते थे। इससे भी क्या होने लगा, धीरे धीरे इटली में और टाउन्स वगैरह डेवलप होने लगे, शहर बनने लगे। they no longer saw themselves as a part of powerful empire but as independent city state। अब देखो अब इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसा कि हमने पहले देखा कि रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य के अंदर इटली आया करता था, लेकिन अब इटली अपने आप को क्या एक प्रकार से क्या बताने लगा कि भाई हम एक एम्पायर नहीं है, बट क्या है, हम एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट हैं, हम किसी भी एम्पायर का हिस्सा नहीं है, अब क्या है, हम इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स हैं। 2 ऑफ दीज, उसमें से कौन कौन सी थी, फ्लोरेंस एंड वेनिस। देखो ये क्या बोलते हैं कि वर रिपब्लिक्स एंड मैनी अदर्स वर पोर्ट सिटी। देखो कुछ अलग अलग क्षेत्र सब इंडिपेंडेंट हो गए, इटली के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवीजन हुआ करता था, हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगा, बोले हम किसी भी एक साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। कुछ कोर्ट सिटीज हुआ करती थी रूल्ड बाय प्रिंस, यहाँ पे प्रिंस राजकुमार वगैरह रूल करा करते थे। कुछ रिपब्लिक्स हुआ करती थी इस क्षेत्र में। रिपब्लिक्स कौन कौन सी, फ्लोरेंस एंड वेनिस क्या हुआ करते थे, रिपब्लिक्स हुआ करते थे, गणतंत्र हुआ करते थे, जहाँ पे कोई इलेक्शन के द्वारा किसी एक रूलर को या एक लीडर को चूज किया जाता था। कहाँ पर, वेनिस और फ्लोरेंस में। कुछ दोनों क्या थे, रिपब्लिक्स या गणतंत्र हुआ करते थे। और कुछ कोर्ट सिटीज हुआ करती थी, यहाँ प्रिंस रूल किया करते थे। इटली इस प्रकार से फ्रेगमेंट है, वहां पे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बनने लग रहे हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वाज वेनिस। अब देखो कुछ और सिटीज के बारे में बताया, वेनिस, जेनेवा,
इस प्रकार की सिटीज, ये सारी सिटीज आज भी हमारे इटली में आप देखने को मिलेंगी। वेनिस और जेनेवा, कुछ इस प्रकार की सिटीज हुआ करती थी। वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, ये सभी इटली की क्या इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। द क्लर्जी वाज नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर। देखो जैसा कि हमने देखा पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म चल रहा था, तो फ्यूडलिज्म में क्लर्जी क्लासेस हुआ करते थे, किंग और जो चर्च वगैरह मिलकर रूल किया करते थे पूरे क्षेत्रों पर। उसका नोबिलिटी क्लास आती थी, फिर पीजेंट्स वगैरह इन पर रूल किया करते थे, तो पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार का फ्यूडलिज्म सिस्टम चल रहा था। क्लर्जी क्लासेस सबसे सुप्रीम हुआ करते थे। लेकिन इटली में इसके बिल्कुल अपोजिट था। किस प्रकार से? इटली में कोई भी क्लर्जी क्लासेस का पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं हुआ करता था। नॉट देयर वर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, और ना ही नोबिलिटी क्लास के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो पहले पीजेंट्स वगैरह सभी जो उनकी लोअर क्लास हुआ करती थी, पीजेंट्री क्लास हुआ करती थी थर्ड ऑर्डर में, तो उसमें क्या फ्यूडल लॉर्ड्स इन पर क्या करते थे? कंट्रोल किया करते थे। अब ना तो नोबिलिटी क्लास है ना क्लर्जी क्लास है, तो सबके सब क्या हो गए? एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो गए हैं इटली में। अब इन पर किसी का डोमिनेंस नहीं है, सब अपने अपने सिटी स्टेट्स बना रहे हैं और वहां से रूल कर रहे हैं। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्निंग द सिटी, एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट। अब देखो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बैंकर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये सब भी एक प्रकार से इन्होंने क्या फॉर्म किया? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, गवर्निंग बॉडी फॉर्म की। यही सब वहाँ के गवर्नमेंट को चलाया करते थे। हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने अपने जितने व्यापारी हुआ करते थे वो अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाया करते थे। इस प्रकार के इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बनने लगे। उसी प्रकार से लोगों के अंदर धीरे धीरे भावना उत्पन्न हुई सिटीजनशिप की। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, द प्राइड फेल्ट बाय टाउन पीपल इन बीइंग सिटीजन्स डिड नॉट वीकन। अब देखो कुछ क्षेत्र के मिलिट्री डेस्पोट्स वगैरह कुछ मिलिट्री रूलर्स के द्वारा भी कंट्रोल किए जा रहे थे कुछ इस प्रकार से, परंतु फिर भी उनके अंदर एक प्राइड में सी भावना थी कि हम भी क्या है एक प्रकार से सिटीजन इस क्षेत्र के। तो देखो सिटी स्टेट्स के किस प्रकार से बताया गया है। कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्ट्रेनी, इसने लिखा है कुछ इस प्रकार से, राइट्स अबाउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में लिखा। किस प्रकार से लिखा है कि सिटी स्टेट्स हुआ करते थे वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम चलता था, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट चलती थी। ऑफ ए सिटी स्टेट्स इन द कॉमनवेल्थ, उन्होंने किताब लिखी, क्या लिखी? द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार से इटली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है। सिटी स्टेट जो है वहां पे गवर्निंग बॉडी बन रही है, कोई भी क्लर्जी क्लासेस का इस प्रकार से रूल नहीं चल रहा है। टू केम द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर वेनेथियन commonwealth, the whole authority of the city is voted in the council, into which all the gentlemen of the city being once past of age 25 years, तो 25 साल की उम्र से लेकर जितने उससे ऊपर के लोग हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक काउंसिल बन रही है, एक पूरी तरह क्या बन रही है? परिषद बन रही है, और यही सब मिलकर क्या करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कहाँ पर? सिटी स्टेट्स में। तो कुछ इस प्रकार से हमारी इमेज देखने को मिलती है। द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस वाज पेंटेड इन 1500 टू रिकॉल एन इवेंट इन दिस सेट इन 15th सेंचुरी वेनिस। तो कैसे? 15th सेंचुरी वेनिस में ये सबके सब लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप बना रहे हैं। तो इटली अकेला एक ऐसा शहर था, यहीं से शुरुआत होती है हमारे रेनेसां की, क्योंकि लोग यहाँ इंडिपेंडेंट है, कोई भी क्लर्जी क्लासेस या फ्यूडल लॉर्ड्स का डोमिनेंस नहीं है। यहाँ लोग आजाद हैं अपने अपने विचारों के लिए। चर्च की पावर धीरे धीरे कम हो गई है, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? पुनर्जागरण की। और धीरे धीरे ये इटली से लेकर पूरे यूरोप में ये पुनर्जागरण फैलने लगता है। लोग चर्च से सवाल करने लग रहे हैं, लोगों के विचार नए हो गए हैं, लोग मॉडर्न थॉट्स हो गए हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने लगते हैं, और धीरे धीरे इस प्रकार से क्या लगता है पूरे यूरोप में चेंजेस आने लगते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो इटालियन सिटीज के रिवाइवल ने केवल वहां पर इकोनॉमिकल चेंज नहीं किए, बल्कि वहां पर शुरुआत की रेनेसां की, मतलब पुनर्जागरण की। So thank you very much, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.